हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत मजा आएगा आपको। जिस तरह से आपने आज तक लोगों के रिलेशनशिप के बारे में स्टडी किया, आज आप स्टडी करोगे सेट्स के रिलेशनशिप के बारे में। सेट्स के बीच में भी रिलेशनशिप होता है, वो कैसा होता है उसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूं, सेट थ्योरी के बारे में अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने अभी तक सेट थ्योरी के बारे में नहीं पढ़ा है, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो लेक्चर अपलोड की है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगी। सबसे पहले आप सेट्स को जरूर पढ़िएगा। और एक चीज सजेस्ट करूंगा, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं करिएगा। आई एम श्योर आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स एंड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को आप ज्वाइन करो। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगी, जहां पे आपको डिटेल वीडियो लेक्चर प्लस एमसीक्यूज सारे मिल जाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। आज आपको मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। और उस स्टोरी का पहला पार्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? लेट अस टेक टू सेट्स। मैंने सेट ए लिया है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 और 2, और सेट बी लिया है जिसके अंदर एलिमेंट्स रखे हैं ए और बी। नाउ आपने देखा होगा, जब हमारे पास दो नंबर्स होते हैं जैसे 2 और 8 है, हम इन दो नंबर्स को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर आपने मैट्रिसेस पढ़ी होंगी तो हम दो मैट्रिसेस को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने वेक्टर पढ़े हैं तो हम उन वेक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसी तरह से दो सेट्स हैं, हम इन दो सेट्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था रीने डिकॉट। उसने क्या किया? उसने सोचा कि हम दो सेट्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसने क्या किया? उसने दो सेट्स को लिया और उसको ऐसे लिखा। ठीक है, उसके बाद जो पहले सेट का पहला एलिमेंट है यानी कि 1, उसको ए के साथ रखा, इसका एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया। उसके बाद इसी 1 को बी के साथ भी रखा। ठीक, उसके बाद 2 को ए के साथ भी रखा और 2 को बी के साथ भी रखा। तो इस तरह से उस मैथमेटिशियन ने, रीने डिकॉट ने, दो सेट्स को क्या किया? मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई नहीं किया बल्कि कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आपने इसको पढ़ना होगा, आप पढ़ोगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, न कि ए मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है, और ये क्या बना दिया? ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? नाउ लेट अस टेक टू नंबर्स, जैसे 2 और 4 है। ठीक है, इसको आप 4 और 2 भी लिख सकते हो। वैल्यू के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन जब आप दो नंबर्स लोगे, ऐसे इनका ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे और ऐसे लिखोगे, तो ये दोनों जो है डिफरेंट हैं। ठीक है, ये वाला अलग पॉइंट बनेगा और ये वाला अलग पॉइंट बनेगा। कैसे बनेगा? लेट अस टेक, मैं लेता हूं एक ग्राफ। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखिए, ये जो पहला एलिमेंट होता है इसका, ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। लेट अस टेक, एक्स एक्सिस पे 2 यहां पे है और वाई एक्सिस पे 4 यहां पे है, तो ये पॉइंट यहां जैसे बनेगा। ठीक है, ऐसे। लेकिन अगर आप 4 और 2 को देखोगे, यहां पे 4 एक्स एक्सिस पे है, लेट अस टेक यहां पे, और 2 वाई एक्सिस पे है, तो ये पॉइंट यहां जैसे बनेगा, यानी कि 4 और 2। तो दोनों पॉइंट्स क्या हैं? डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि दो ऐसे पेयर जिनका ऑर्डर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। आपने सिंपल याद रखना है, एक पेयर है जिसका ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब आप उसका ऑर्डर चेंज करोगे तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ओके, उसके बाद आपको एक चीज याद रखनी है,
दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं? लेट अस टेक एक ऑर्डर्ड पेयर 1 और 2 है और दूसरा हमारे पास ए और बी है। ये दोनों कब इक्वल होंगे? जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, इक्वल होंगे। ठीक है, यानी कि ए होना चाहिए 1 के इक्वल और बी होना चाहिए 2 इक्वल। उसी केस में दो ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कभी कभार इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर एग्जाम में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट एक्स प्लस 1 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 और 1। तो आपने क्या करना है? सिंपली पहले को पहले के साथ इक्वेट करना है, यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इंप्लाइज x क्या आएगा आपके पास? ये जब यहां पे शिफ्ट हो जाएगा ये बनेगा माइनस, यानी कि 3 माइनस 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2। इसी तरह से आपने क्या करना है? इसको इसके साथ इक्वेट करना है, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब माइनस 2 यहां पे है, ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो ये अपना साइन क्या करेगा? चेंज करेगा। ये बनेगा y इज इक्वल टू 1 प्लस 2। ठीक है, तो यहां पे माइनस था, यहां पे क्या बन गया? प्लस, तो 3। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। अब ये कॉन्सेप्ट हमें कहां से मिला? इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जब भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो सिंपली आपने क्या याद रखा? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जहां पे जो पहला एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा ए के साथ और जो दूसरा एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा बी में। अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? ए क्रॉस बी। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म जो आपने सेट्स के अंदर पढ़ी है। तो हमारे पास दो पेयर बनेंगे ए और बी। ठीक है, जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो हमारे पास इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, जहां पे जो ए है ये बिलोंग करेगा ए में, इसका मतलब है बिलोंग। ठीक है, एंड जो हमारे पास बी है वो बिलोंग करेगा सेकंड सेट में। तो इसी को हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आपने सिंपल लैंग्वेज में याद रखना है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है दो सेट्स की मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब आपने कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी है। वो क्या है? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, इंपॉर्टेंट है ये, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, ये दोनों इक्वल में नहीं होते हैं इन जनरल। कभी कभार इक्वल हो सकते हैं लेकिन इन जनरल इक्वल नहीं होते हैं। जैसे मैंने लिया था ए इज इक्वल टू 2 3 लेता हूं मैं, और बी लूंगा मैं सी और डी। ठीक है, तो देखिए जब मैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी करूंगा तो मेरे पास आएगा 2c, यानी कि 2c के साथ और 2d के साथ भी। ठीक है, इसी तरह से 3c के साथ भी और 3d के साथ भी आएगा। लेकिन जब मैं b कार्टेशियन प्रोडक्ट a करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? अब मेरे पास इसके एलिमेंट्स पहले आएंगे, यानी कि c और 2। ठीक है, उसके बाद d और 2। ठीक, तो यहां पे आएगा c और 3 एंड d एंड 3। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बनेगा? b कार्टेशियन प्रोडक्ट a और ये बनेगा a कार्टेशियन प्रोडक्ट b। अब आपको पता है कि 2c यानी कि ये ऑर्डर्ड पेयर कभी इक्वल नहीं होगा किसके? C2 के। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था 2 4 और 4 2, दो इक्वल पॉइंट, दो डिफरेंट पॉइंट्स थे, इसी तरह से ये भी क्या है? दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। लेट अस टेक C अगर 1 भी होगा दोनों केस में तो हमारे पास बनेगा 2 1 और 1 2। तो ये दोनों जो है इक्वल कभी नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से A कार्टेशियन प्रोडक्ट और B कार्टेशियन प्रोडक्ट A कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। हां, कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है लेकिन इन जनरल इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कार्टेशियन B
इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कार्टेशियन ए। आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कार्टेशियन बी में कितने होते हैं, ये होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जितने ऑर्डर्ड पेयर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में होंगे उतने ही ऑर्डर्ड पेयर बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में होंगे। जैसे हमने यहां पे देखा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने थे, 1 2 3 4। ठीक है, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट यहां पे भी 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए अगर आपके पास कभी कभार सेट्स दिए होंगे और आपको बोला होगा कि बताइए इनके अंदर कितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। जैसे ए हमारे पास है 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेट बी है जिसके अंदर है ए बी सी। अगर आप इसके जो ऑर्डर्ड पेयर बनाना चाहोगे तो आपको काफी टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछा होगा बताइए इनके कितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होंगे, तो आपने क्या करना है, आपने देखना है ए के अंदर कितने सेट है 1 2 3 4, तो आपने करना है 4 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3, तो 3 4 3 12। तो सीधा आपने लिखना है कि इन दोनों के बीच में जो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो बनेंगे 12। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, अगर नंबर ऑफ सेट्स इन ए हमारे पास n है और नंबर ऑफ सेट्स बी में हमारे पास क्या है, m है, तो उस केस में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी या नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन बी क्रॉस ए कितने होंगे, m n, यानी कि m मल्टीप्लाई बाई n। जिस तरह से हमने किया था 4 मल्टीप्लाई बाई 3, ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। उसके बाद अगर कभी कभार a हमारे पास 5 होगा, 5 को हम ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, और b हमारे पास कोई सेट है। ठीक है, तो इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा a कार्टेशियन प्रोडक्ट b, वो हमारे पास क्या होगा, वो भी 5 होगा, एम्प्टी होगा। ठीक है, जब हमारे पास कभी कभार दो सेट्स में से कोई एक सेट क्या होगा, एम्प्टी होगा, खाली होगा, उस केस में उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होता है, एम्प्टी होता है। ठीक है, तो आप जो है दो सेट्स का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हो, 3 का भी कर सकते हो, 4 का भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो, जैसे आपको फाइंड करना ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, तो पहले आप इन दो का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो, फिर उसको सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हो। मैंने यहां पे एक एग्जांपल ली है जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 3 4, और सी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 5 6। हमें फाइंड करना है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है बी सेट और सी सेट में क्या कॉमन है। ठीक है, 3 4 4 5 6, तो यहां पे दोनों जगह क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, 4। ठीक है, अब हम आराम से ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी से कर सकते हैं। हम लिखेंगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 और कार्टेशियन प्रोडक्ट 4। ओके, ये मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपको समझ आ जाएगी। तो ये कैसे बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर बनाओ, 1 को 4 के साथ, ठीक है, 2 को भी 4 के साथ और 3 को भी 4 के साथ। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारे पास ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी। बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, फटाफट से इसका आंसर करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं वहीं पे आपको चेक करूंगा।
अब आते हैं हम आज की मेन स्टोरी पर। रिलेशन क्या होता है? सबसे पहले आप याद रखिएगा, रिलेशन को हम जनरली डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ठीक है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, रिलेशन हमेशा सेट्स के बीच में होता है। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। रिलेशन इज ऑलवेज बिटवीन सेट्स। ठीक है। अब ये रिलेशन कैसा होता है इसको हम समझेंगे। नाउ लेट अस टेक टू सेट। हम दो सेट लेंगे। ठीक है, सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है। 1 2 3 4, यहां पे 2 3 4 5। यहां पे चीज आप याद रखोगे कि जो रिलेशन है वो दो डिफरेंट सेट्स के बीच में भी हो सकता है या 2 सैम सेट्स के बीच में भी हो सकता है। यानी कि यहां पे भी ए है और यहां पे भी क्या है, ए हो सकता है। ओके, अब देखिए 1 है, इसका कोई ना कोई रिलेशन इस सेट्स के साथ होगा या नहीं भी होगा। वो रिलेशन आपको क्या होगा, गिवन होगा। ठीक है, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैंने यहां पे रिलेशन डिफाइन किया है, एक्स और वाई ऑर्डर्ड पेयर, बिकॉज रिलेशन भी ऑर्डर्ड पेयर का होता है। ठीक है, दो सेट का होगा तो सेट में क्या बनते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। ठीक है, मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, आपको भी रिलेशन हमेशा गिवन होगा। ओके, एक्स वाई वेयर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। अब एक्स जो है वो बिलोंग करेगा पहले सेट में और वाई बिलोंग करेगा दूसरे सेट में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये हमारे पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे। तो रोस्टर फॉर्म में ये कैसे बनेगा, ये बनेगा एक्स हम लेंगे 1 और y क्या है, y है x को 1 प्लस करना है, यानी कि 2 आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 2x लेंगे तो यहां पे हमें प्लस करना पड़ेगा, तो हमारे पास आएगा 3। ओके, इसी तरह से जब हम 3 लेंगे तो यहां पे 4। क्यों, बिकॉज y इज इक्वल टू x प्लस 1, जो हम x लेंगे उसको 1 प्लस करना है। ठीक है, अगर हम 4 लेंगे तो यहां पे आएगा 5। ओके, तो ये हमारे पास बन गया रोस्टेड फॉर्म में। अब जो रिलेशन है, ठीक है, इसको हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब 1 2 है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 1 को 2 के साथ मिला सकते हैं। ठीक है, 2 जो है वो 3 के साथ आ गया। ठीक है, 3 जो है 4 के साथ आ गया और 4 जो है 5 के साथ आ गया। ठीक है, ये जो हमारे पास सेट ए की मैपिंग, ये जो बीच में हमने ड्रॉ की ना लाइंस, इसको हम एरो डायग्राम कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास लाइंस बन गई ना, ये बन गई मैपिंग। ये जो हमारे पास ए की मैपिंग बी के साथ बन गई, इसी को हम कहते हैं रिलेशन। यानी कि ए सेट बी के साथ किस तरह रिलेटेड है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो रिलेशन है ये आपको गिवन होगा सेट बिल्डर फॉर्म में भी, रोस्टर फॉर्म में भी, या विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, एरो डायग्राम। ओके, अब आपने देखा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, और जो रिलेशन है वो भी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लिया था, ए सेट लिया था 1 2, ठीक है, और बी लिया था, ये लिया था ए और बी। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बना था, 1 ए 1 बी 2 ए और 2 बी। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये भी ऐसा ही है। ठीक है, और जो रिलेशन है ये भी क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, जो रिलेशन है वो होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है हमारे पास है इतने 4 एलिमेंट, हम सिर्फ 2 एलिमेंट्स को उठाएंगे, 1 ए और 2 बी।
ठीक है, हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई रिलेशन डिफाइन करेंगे, ठीक है, और उस रिलेशन में सिर्फ ये दो एलिमेंट्स आएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पे मैंने एक एग्जांपल ली है। ए सेट लिया है 1 2 3, बी सेट लिया 1 4 3 9, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 पहले के साथ, फिर 1 4 के साथ, 1 3 के साथ भी, 1 9 के साथ, ठीक है। फिर इसी तरह से 2 1 के साथ भी आएगा, 2 4 के साथ भी, 2 3 के साथ भी, 2 9 के साथ, और इसी तरह से 3 भी आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ओके, अब मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूं। लेट अस टेक एक रिलेशन है जिसके अंदर सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है। यहां पे तो सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए ना। अब मैं सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर लूंगा जहां पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा। x बिलोंग करेगा a में और y बिलोंग करेगा b में। ओके, अब यहां पे रिलेशन क्या आएगा हमारे पास, यहां पे आएगा हमारे पास x 1 लूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, x का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1। ओके, अगर मैं x 2 लूंगा, बिकॉज x हमारे पास क्या है, a में है, तो यहां पे 1 2 3 है, 2 लूंगा तो y आएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4। इसी तरह से जब मैं x 3 लूंगा तो y क्या आएगा, x का स्क्वायर यानी कि 9, ठीक है। तो हमारे पास 3 सेट थे, 3 एलिमेंट थे, और इनका हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बन गया अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, ठीक है। अब देखिए, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यहां पे सारे ऑर्डर्ड पेयर थे, लेकिन रिलेशन में सिर्फ 3 ऑर्डर्ड पेयर ही आ गए। हेंस हम ये कह सकते हैं कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि R इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। एक सेट दूसरे का सबसेट कब होता है, जब एक सेट के तमाम एलिमेंट्स बी सेट में हों, ठीक है। अब जो रिलेशन है, इसके सारे एलिमेंट्स, सारे ऑर्डर्ड पेयर किसमें है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। ओके, हेंस वी कैन डिफाइन रिलेशन is the subset of Cartesian product and we obtained relation by defining a relation। हम कोई रिलेशन डिफाइन करते हैं, फिर वहां से कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम क्या करते हैं, रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रिलेशन। यहां से अब एक क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको कोई पूछेगा, हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से कितने रिलेशन बना सकते हैं, तो आपने क्या कहना है कि अगर हमारे पास n ऑफ a यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a हमारे पास n है, ठीक है, और नंबर ऑफ सेट्स इन b नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b हमारे पास क्या है, m है, ठीक है। तो उस केस में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन a कार्टेशियन b कितने होंगे, mn होंगे, ठीक है, ये जानते हैं हम। और नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं 2 रेज टू पावर mn। इस चीज को आप याद रखिएगा। आपको कभी कभार पूछा जाएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, ठीक है, या फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, बिकॉज जो रिलेशन है वो होता है सबसेट किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब हमने जो रिलेशन डिफाइन किया था, हमने 2 सेट्स लिए थे, उसको हमने मैप किया था, ए सेट को मैप किया था बी सेट के साथ, ठीक है। अब ये जो मैपिंग बन गई, ये जो हमारे पास पहले सेट के एलिमेंट मैप हो गए सेकंड सेट यानी कि बी सेट के एलिमेंट के साथ, तो जो एलिमेंट मैप हो गए उनको हम कहते हैं प्री इमेज। क्या कहते हैं, प्री इमेज। प्री इमेज में क्या क्या आएंगे, जिनके हमारे पास क्या बन गई, आगे इमेज बन गई, मैपिंग बन गई, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है। और इमेज क्या हो गई, इसकी शक्ल, तो जिसके साथ ये मैप हो गया उसको हम कहते हैं इमेज, यानी कि 2 3 4 और 5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। प्री इमेज क्या हो गया, जिनकी इमेज बनेगी, जो मैप होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास यहां पे 5 होता, ठीक है, तो वो प्री इमेज नहीं कहलाता, बिकॉज उसकी वो आगे जो सेट बी है उसके साथ मैप नहीं हुआ था, ठीक है।
एक सेट के जो जो एलिमेंट मैप होंगे दूसरे सेट के साथ उनको हम क्या कहते हैं, प्री इमेज कहते हैं, और जिन सेट के साथ वो मैप हो जाएंगे उनको हम कहते हैं इमेज। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो हमारे पास सेट बन गया ना, प्री इमेजेस का जो सेट बन गया, इसको हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, डोमेन इज द सेट ऑफ प्री इमेजेस। ओके, और साथ में आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, नोट डाउन करिएगा। साथ में आपको याद रखना है रेंज। रेंज क्या होता है? ये होता है हमारे पास सेट ऑफ इमेजेस। ठीक है, जो हमारे पास इमेजेस बन गई, इनके सेट को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कोडोमेन। सॉरी, स्पेलिंग ही भूल गई, कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन क्या होता है? बी सेट, कंप्लीट बी सेट। अगर हमारे पास रिलेशन डिफाइन है, आर कोई रिलेशन है, ये हमारे पास है ए से बी तक। ठीक है, ऐसे हम रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो ये जो बी सेट है, इसको हम कहते हैं कोडोमेन। कभी कभार अगर हमारे पास ऐसे होगा, बी से ए की तरफ रिलेशन डिफाइन होगा, उस केस में कोडोमेन बी ए सेट होगा। ठीक है, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, फिर रेंज और कोडोमेन में क्या डिफरेंस है? ठीक है, अब रेंज जो है सिर्फ सेट होता है इमेजेस का। लेट अस टेक, हमारे पास जो बी है, इस सेट में यहां पे 1 है और यहां पे 6 है। ठीक है, बट ये किसी की इमेज नहीं है। लेकिन उस केस में हमारे पास जो सेट बी है, इसका रेंज होगा 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन जो कोडोमेन होगा वो कंप्लीट बी सेट होगा, यानी कि 1 से लेके 6 तक। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल जहां से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। मैंने यहां पे एक एग्जांपल ली, एक सेट मैंने लिया। ठीक है, उसके बाद रिलेशन डिफाइन किया ए से ए तक। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि रिलेशन जो है 2 सेम सेट्स के बीच में भी हो सकता है और या 2 डिफरेंट सेट्स के बीच में भी हो सकता है। तो मेरे पास रिलेशन डिफाइन है। रिलेशन में सिर्फ वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिनका ये रिलेशन है, यानी कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, तो मेरे पास बनेगा r इज इक्वल टू, जब मैं x1 लूंगा, ठीक है, x में 1 लेता हूं, उस केस में y क्या बनेगा? y बनेगा 2 को मल्टीप्लाई करनी है x के साथ, यानी कि 2 1 जार 2, फिर प्लस 1 बनेगा 3। ठीक, उसके बाद जब मैं x क्या लूंगा? 2 लूंगा। ओके, तो 2 को यहां पे रखूंगा, 2 2 जार 4, 4 प्लस 1 5। ओके, जब मैं अब 3 लूंगा तो x3 होगा, तो 3 2 जार 6। ठीक है, 6 प्लस 1 7, लेकिन 7 यहां पे नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। ओके, अब मैं कैसे डिफाइन करता हूं? देखिए, हमारे पास ये आएगा, हमारे पास ए सेट 1 2 3 4 5 6। अब रिलेशन जो है ए सेट से ए सेट की तरफ है, तो दोनों सेट क्या है? सेम है, 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया। अब रिलेशन कैसे डिफाइन है? 1 3 के साथ रिलेटेड है, यानी कि 1 जो है 3 के साथ रिलेशन में है। ठीक है, उसके बाद 2 5 के साथ है, 2 जो है 5 के साथ रिलेटेड है। ठीक है, अब हमने बताना है कि रेंज, डोमेन, कोडोमेन क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास इमेजेस क्या बनेगी? GES इमेजेस हमारे पास बनेगी 3 और 5, सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यह हमारे पास हो गया इमेज सेट। और प्री इमेज क्या बनेगी? फटाफट से आप भी बताइएगा कमेंट करके। प्री इमेज जल्दी जल्दी। प्री इमेज बनेगी 1 और 2। ठीक हो गया। अब जो डोमेन है, डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ प्री इमेजेस। ठीक है, तो 1 और 2 ये हमारे पास डोमेन हो गया।
और रेंज क्या हो गया? रेंज होता हमारे पास सेट ऑफ इमेजेस, यानी कि 3 और 5। अब को डोमेन क्या बनेगा? को डोमेन बनेगा कंप्लीट सेट, जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइन है। तो कंप्लीट सेट ए आएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारे पास आ गया डोमेन भी, रेंज भी और को डोमेन भी। ओके, नाउ मैंने इस वक्त 2 सेट्स लिए हैं, ए सेट और बी सेट। लेट अस टेक 1, ठीक है, और 3 भी किसके साथ है? 0 के साथ है, ठीक है, या आप 4 भी ले लो इसी के साथ। तो इस वक्त आप मुझे ये बताओ कि प्री इमेजेस क्या क्या है, ठीक है। तो इस वक्त जो प्री इमेजेस है वो हमारे पास है 1 3 और 4, ठीक है, बट इमेज हमारे पास सिर्फ 0 है, ठीक है। ये चीज भी आप याद रखिएगा। अगर कभी कभार आपको इस तरह से एरो डायग्राम दी होगी तो आप सोचोगे कि प्री इमेज तो एक ही होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे 3 है, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो आप इसको आराम से लिख सकते हो। ओके, होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, मैं देखूंगा आपको कितनी समझ आई है। बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फंक्शन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।